तो एम्पेरिकली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना हुआ ना, फिर इसके बाद इसको एस्टेब्लिश कर लिया गया थ्योरेटिकली भी। तो फिजिक्स में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, तो आप याद रखना, कहीं लिखा मिल जाए कि इट इज एन एम्पेरिकल रिलेशन, बार बार वही शब्द यूज कर रहा हूँ, एम्पेरिकल एम्पेरिकल एम्पेरिकल। इसका मतलब है कि इट इज वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंटेशन। किसी एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप अगर कोई ऑब्जर्वेशन आए तो उसको बोलते हैं कि इट इज एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप। अब इसका सिंपल एग्जांपल देखो कि कोई कुत्ता पागल हो जाए मोहल्ले में, सपोज करो, तो हर आदमी की जुबान पे यही होता है, भाई उधर से मत जाइए, कुत्ता पागल हो रखा है। अब कुत्ता पागल का डेटा कहां से आया? इट केम आउट ऑफ सम एक्सपेरिमेंटेशन। उस कुत्ते ने 2-4 बंदों को काटा होगा, तो लोगों ने देख लिया कि भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट्स दैट कि द डॉग इज बाइटिंग द पीपल। तो आपने कंक्लूजन क्या बनाया कि कुत्ता हो गया है पागल। तो यही है एम्पेरिकल रिलेशनशिप की, चीजें नीचे गिरती हुई हमें नजर आई तो हमने देख लिया कि ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग द थिंग्स। ऐसे ही चार्जेस को देखा। तो शब्द क्या है, अभी हम क्या नया वर्ड क्या सीखे? चार्जेस का तो आपको पता ही था, नया वर्ड जो आया वो आया एम्पेरिकल। एम्पेरिकल डेटा या फिर एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्वांटाइज का मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2e, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3e, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। किसी पर्टिकुलर एटम को छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। मान लो ये तो बाहर से ऐड हो गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और इससे अपोजिट अगर होता कि एटम को छोड़ के जा रहे हैं तो +1e, ये चार्ज आ जाता। एक एटम चला गया, 2 चले गए तो 2e+, 3 चले गए तो पॉजिटिव का 3 चार्ज इंड्यूस हो गया उसमें। तो ये हो रहा है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल, और इसी को हमने बोला कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं था, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाएगा या बिल्कुल नहीं जाएगा। गए तो 2 गए या 3 गए, तो गिनती ऐसे चलेगी, डेसिमल्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे +1.5 पॉसिबल है नहीं है जी, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? -1.3 पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि 0.3 इलेक्ट्रॉन तो करना ही पॉसिबल नहीं है। तो केवल इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल होंगे, और उसी को मैथमेटिकली लिखने चलोगे तो क्या हो सकता है? चार्ज कैन बी ±NE। तो ये आपको डेटा वहां से मिल गया, ±NE, ठीक है। अब प्लस भी हो सकता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? एन इज द इंटीजर। भाई जो इंटीग्रल मल्टीपल कर रहे हैं तो एन इज इंटीजर, एन कैन बी। अब इंटीजर क्या होता है? मैथमेटिक्स क्या बोलता है इंटीजर? कि इट इज all positive numbers, all negative all positive natural numbers प्लस ऑल नेगेटिव नेचुरल, उसमें नेगेटिव उसमें ऐड कर दो इंक्लूडिंग 0। तो नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव मल्टीपल्स और 0। तो नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 4 ऐसा, उनके नेगेटिव और साथ में 0। तो सारे ही पॉसिबल है भाई। ये इस फॉर्मूला में 0 चार्ज पॉसिबल है, 0 रख दो तो 0 चार्ज। नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसी को फॉर्मूला को लिखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, तो वही फॉर्मूला, बस ये कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। कभी कभी आ जाएगा कि कोई चार्ज आपको दे दिया होगा और पूछेगा कि वेदर दिस चार्ज इज फिजिकली पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड इट बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, अगर उसको डिवाइड करके एक इंटीजर वैल्यू आ रही है तो वो पॉसिबल है, अगर डेसिमल वैल्यू आ रही है तो नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, कराएंगे, ठीक है। अब आते हैं चार्ज इज एसोसिएटेड विद सम मास। देखो बच्चों, एक मास से एसोसिएटेड ही होगा चार्ज। अब मैंने आपको बोला था फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि यार इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज है पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन की ही वजह से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के दोनों चार्ज आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का कोई ना कोई मास तो है ही। तो बस वही बात को लिखा कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास, या फिर बोलो कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने कर लिया था। अब इलेक्ट्रॉन के पास खुद का मास है, इसलिए उसको लिख दिया कि इट हैज टू बी हैविंग सम मास, बस। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट रहेगा, किसके साथ? रिलेटिविस्टिकली, मतलब किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखो, चार्ज की वैल्यू वही रहने वाली है। जैसे व्हेन वी वर डिसाइडिंग वेलोसिटीज, या फिर कोई भी हम मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें बच्चों 3 चीजें हमने देखी थी। पहला था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी किसके रिस्पेक्ट में आप चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। दूसरा था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा क्या था?
क्या है तीसरा? ऑब्जर्वर। तीसरा है ऑब्जर्वर, ठीक है। यानी एक तो वो चीज जिसको देखा गया, दूसरी वो चीज जिसने देखा, और तीसरी वो चीज जिसके रिस्पेक्ट में देखा। इन तीनों चीजों को मिलाकर आता था मोशन के जितने भी पैरामीटर थे। जैसे हमने वेलोसिटी डिफाइन किया, तो वेलोसिटी बाद विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आमतौर पर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड होता था, ठीक है। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपने वेलोसिटीज बता दी, तो उसमें आपने देखा कि यार ये ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये देखा किसने? ऑब्जर्वर ने। बट ऑब्जर्वर हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्राउंड के ही ऊपर रहता था, यानी कि ऑब्जर्वर वाज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये ऐसी 3-4 चीजें हमें यूज होती थी कहाँ पे? व्हेन वी वर डिफाइनिंग एनी ऑफ द पैरामीटर्स रिलेटेड टू मोशन। तो जहां पे रिलेशन की बात आ रही थी, तो वेलोसिटी वाज जो 5 मीटर पर सेकंड था, दैट वाज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऐसे ही देखो, अब मैं आपको बोलूं कि विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर आप वेलोसिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो जो मास है ना वो वेरी करता है। कैसे बच्चों? ये m0 है रेस्ट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, तो वो वेरी करता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कुछ इस तरीके से, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर कर लो और 1 में से इसको माइनस कर दो, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है जिसमें, ये हमारे सिलेबस का नहीं है, बस बता रहा हूँ आपको कि जैसे आप देखो, एज वी अप्रोचेज स्पीड ऑफ लाइट, तो v बाई सी की वैल्यू क्या हो गई? दोनों बराबर होंगे तो इट विल बी क्लोज टू 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और 1 में से लगभग 1 जैसी वैल्यू माइनस करोगे तो इट विल बी वेरी क्लोज टू 0, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर अप्रोचेज 0 तो फिर m जो है, m इज इक्वल टू m0 बाय ये नीचे वाली वैल्यू है ना, इसमें लिमिट मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये x, ठीक है। तो x है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं, 0 के बहुत करीब है। तो क्या हो गया कि बहुत छोटी वैल्यू है। अब बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो दिस विल अप्रोच इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को देखो ऐसे समझेंगे कि बहुत बड़ी वैल्यू, हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इन्फिनिटी। अब देखो, मान लो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जेब में है 500 रुपए, अब मुझे कोई बोले कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, तो मेरे लिए वो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। क्योंकि मेरे रिलेशन में मैं देख रहा हूँ ना, जिन मैग्नीट्यूड्स पे मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ, उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से 1 करोड़ रुपए इज इन्फिनिटी। अब कोई अनिल अंबानी जो है या अदानी है, उनको जाके बोले कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, वो क्या कहेगा? अबे हटे, इसको निकालो यहाँ से, भगाओ गरीब को। तो उनके रिलेशन में वो इन्फिनिटी नहीं है। तो ऐसा है, इन्फिनिटी जब भी, अभी देखो इन्फिनिटी का मतलब क्या है ना, दो टर्म्स में यूज होता है, तब भी मैथमेटिक्स में भी चाहे ले लो चाहे फिजिक्स में भी। इन्फिनिटी जब भी आपको बोला जाए कि इट इज इनफाइनाइट, तो आप एक बार तो ऐसा देख सकते हो कि मैं किन चीजों के रिलेशन में उसको देख रहा हूँ, है ना। जैसे A1 जो है, न्यूमेरिक 1, उसके हिसाब से 1 करोड़ इन्फिनिटी है कि बहुत बड़ी संख्या है। अब क्यों होगा? देखो ऐसा, हम लोग बोलते हैं ना 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ भी तो लगभग लगभग 0 के बराबर आ रहा है। तो क्या हम 1 करोड़ को इन्फिनिटी नहीं मान सकते? यहाँ पे मान सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। और अगर 1 करोड़ बाय 1 करोड़ करें तो फिर 1 वैल्यू आती है। तो 1 करोड़ के रिस्पेक्ट में फिर 10 टू द पावर 23 जो लेते हैं वो होगा इन्फिनिटी। ऐसा ऐसा सा रहता है। तो जो बच्चों को समझ आया ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी इसको समझने की। बट ये देखो कि हमारा मास जो था रेस्ट पे, वो मास बढ़ गया अगर ऑब्जेक्ट को एक्सल वेलोसिटी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी। तो देखो यहाँ पे 0.99 c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर जब वेलोसिटी हो गई तो जो मास था वो बढ़ गया। तो ऐसा लेकिन चार्ज के साथ नहीं होगा कि विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जिसमें देख रहे हो उसके हिसाब से वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो जाए, चाहे स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगे, तब भी जो है ना ये इनवेरिएंट रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में? किसी की चीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप मान लो कि चार्ज जो है उसके साथ कोई भी सलूक कर दिया जाए वो वही रहेगा जो उसने रहना है, ठीक है। अगर 1 कूलम चार्ज है, उसको चाहे दौड़ा दो, चाहे एक्सेलरेट कर दो, चाहे रिटार्ड कर दो, चाहे स्पीड ऑफ लाइट पे ले जाओ, वो 1 कूलम ही रहेगा। बट ऐसा मास के साथ नहीं, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। बस इसमें एक शब्द याद रख लो, रिलेटिविस्टिकली। रिलेटिविस्टिकली का मतलब क्या था? विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इतनी कहानी है, इसको भूल जाओ क्योंकि इसमें मैथ्स की बड़ी बड़ी बातें हैं, लिमिट विमिट की हैं, इन सब का हमारे नन्हे से दिमाग में
हमारी चिप भर जाएगी, और चिप भर गई तो फिर जो है, चिप भरने से फोन क्या हो जाता है भाई, फोन की मेमोरी भर जाती है तो क्या होता है फोन के साथ, बोलो बोलो। खराब हैंग हो जाता है, खराब हो जाता है, स्लो डाउन तो हो ही जाता है। तो हम अपनी चिप को नहीं भरेंगे, ठीक है। बस हम यही याद रखेंगे, जो सुन लिया जितना समझ आया बढ़िया है। याद ये रखना है कि रिलेटिविस्टी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बस यही छोड़ूंगा, नोट में सब मिटा दूंगा। ठीक है, कोई नहीं। अब ये आ गया समझ, तो हमने देख ली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। हमने सर ये देख लिया कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा रहेगा कंजर्व, चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट रहेगा, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा यानी कि क्वांटाइज रहेगा, ये चीज समझ आ गई। अब लेकिन आपने ये भी बोल दिया कि चार्ज इज कंजर्व्ड है, तो जब चार्ज कंजर्व्ड है तो फिर क्या हम नया चार्ज बना सकते हैं, या चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बच्चों? जैसे मैंने आपको क्लासिकल एग्जांपल बताया था एटम का, तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ, और इनके चारों तरफ घूम रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आसपास थे तो हमने उसको बोला इट इज अ न्यूट्रल एटम। बट जब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला गया तो हमने इसको बोला पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को बोल दिया नेगेटिवली चार्ज। तो हमने क्या किया, इनिशियली दे वर क्लोज बट वी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, वी ट्राई टू सेपरेट आउट इलेक्ट्रॉन एंड जो प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हमने सेपरेट आउट करने की कोशिश की। तो ना तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो तो वही रहा, बस हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह कर दिया। तो ना हमने नया चार्ज क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया, बट हमने उनको सेपरेट आउट कर दिया, और उसी से क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव। हमने क्रिएट नहीं किए, दे वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर बट वी ट्राई टू रीडिस्ट्रीब्यूट दैट चार्ज। ठीक है, अब देखो उस रीडिस्ट्रीब्यूशन के ही तरीके हो सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फील्ड एमिशन। बड़े बड़े नाम है, डरेंगे किसी से नहीं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताया था आपको मैंने, क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड? नहीं, चलो बताया था क्या? नो सर। समझ आ रहा है? बच्चे भाग 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 जा रहे हो, तुम भाग रहे हो। कोई नहीं, पढ़ने वाले ही रुकेंगे भाई, हम सबको सेलेक्ट तो करा नहीं सकते, हम तो हो गए थे, कोई बात नहीं। अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग का अच्छा ये बता देता हूँ मैं, क्या बोलते हैं यार, कुछ बच्चों को लग रहा होगा पढ़ लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। तो पढ़ लेना, कर लेना, देख लेना, हो जाएगा, बस यही बोलूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ रुकेंगे उनका बेनिफिट होने वाला है, जो लोग क्लास छोड़ के जाएंगे उनको उनको भाई उनका भी हो सकता है सिलेक्शन, हम तो यही बोलेंगे। तो यहाँ पे रुको और डाउट पूछो। हाँ जी, अनुपमा, अनुपम। सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बिल्कुल लिमिटेड सी चीजें बताऊंगा फिर। ठीक है चलो, ठीक है, धीरे धीरे बताता हूँ बच्चों। अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लोग देखेंगे। अब तक समझ आया? अब तक वाले में डाउट है किसी को? पूछ लो। नो सर। समझ आ गया, ठीक है। कितने बच्चों को अब तक समझ आया, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताओ। सही है, ठीक है बच्चों। चलो अब वी विल बी डीलिंग विद मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना, या चार्ज ट्रांसफर। तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं चार्ज का। अब देखो बच्चों, मैं एक चीज आपको एक बताता हूँ। ये मान लो ये है एक मेटल बॉल, है ना, मेटल बॉल है, और क्योंकि ये मेटल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। थर्मल कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, टीसी इज थर्मल कंडक्टर्स, ईसी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इसको ऐसे मान के चलो। तो आप लोग मुझे एग्जांपल्स बताओ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट या गुड कंडक्टर्स ऑफ थर्मल एनर्जी, बताओ। सूर्यांश, ऐसे बता दो, चलो ऐसे टाइम ज्यादा लग जाएगा, बता दो अनम्यूट करके। जिनके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है अनम्यूट करके बता दो, मैं सुनता रहूंगा, लिख दूंगा सब। सिल्वर, सिल्वर, कॉपर, और बच्चे बताओ। ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट लिख देंगे, चलो। आयरन। और बताओ। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। आयरन। आयरन, आयरन भी लिख देते हैं, आयरन को और नीचे लिख देते हैं। अरे गोल्ड। क्या बताया? कॉपर तो लिख दिया बच्चे। गोल्ड। गोल्ड, हाँ मैं इसी का वेट कर रहा था, गोल्ड। गोल्ड। ठीक है, हो गया, सफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बताओ, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो आपने पढ़े होंगे अब तक। बताओ, मैं बताता हूँ। ग्रेफाइट तो है ही। मैं पूछ रहा हूँ बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि हमने ये देखा होगा ना कि अगर पेंसिल को अगर गलती से इलेक्ट्रिकल प्लग में डाल दिया तो बहुत ज्यादा चांस है आप करंट खा जाओगे, तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, गोल्ड तो है ही, उसके साथ सिल्वर। सिल्वर। अच्छा ये बताओ, बिजली की तारें आपके घर के सामने जो होती है वो कौन से मेटल की होती है? कॉपर। कॉपर की तो आपके घर के अंदर की फिटिंग होगी। जो बिजली बोर्ड वाले लगाते हैं घर के आगे खंबा गाड़ के, वो कौन सी होती है? सिल्वर। नहीं, सिल्वर। अभी सिल्वर की होती तो मैं यहाँ जॉब नहीं कर रहा होता और ना तुम पढ़ रहे होते। एक जाते एकदम मस्त 2-3 खम्भों का बंडल उखाड़ते और पूरी जिंदगी का काम हो जाता है। सिल्वर मतलब पता है, चांदी होती है, और चांदी का रेट क्या होता है? लगभग 60,000 के आसपास, अभी मुझे पता भी नहीं है, लगभग 60,000 पर केजी। ठीक है, एक दिन में उखाड़ोगे तो इतना उखाड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, चोर हो जाते हैं सब लोग। सिल्वर नहीं होता, वो एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, अब देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इधर भी आ गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो जो गुड कंडक्टर्स ऑफ थर्मल एनर्जी थे वही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है, या फिर इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप ये चीज देखो, ऐसा हुआ क्यों कि जो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं वही इसको कंडक्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए हुआ क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए क्या जरूरी होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आजादी से घूम लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स। मान लो मैं आपको एक मेटल की, जैसे मेरे क्लास है मेरे पास, ये मेटल का बना हुआ है, तो इसके मेटल में क्या होता है? अब देखो यहाँ तो मुझे ग्लास दिख रहा है, बट मेटल के अगर आप नीचे जाओगे तो क्या होता है? एटम्स होंगे ना इसमें, सिल्वर के एटम्स होंगे, सॉरी इसके आयरन के, उसके साथ साथ कार्बन के एटम्स होंगे, क्योंकि स्टील है, स्टील 2-3 चीजों से मिलकर बनता है, तो उन सब के मेटल एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। उन एटम्स की खास बात क्या है कि उन एटम्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो उसके आसपास आजादी से घूम रहे हैं, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अदर, अदर टू अदर, अदर टू अदर, ऐसे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही कोई जो ऑब्जेक्ट था वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ। हीट में फिर भी लैटिस वाइब्रेशंस होते हैं, लैटिस वाइब्रेशंस आपने पढ़े होंगे, बस मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ बच्चों ताकि आपको याद आ जाए ना, जिनको याद नहीं आ रहा घबराना मत, आ जाएगा जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आएगा। अब कई बार ऐसा होगा कि मैं टर्म्स यूज करूंगा डेलिबरेटली, ताकि जिन बच्चों ने वो चीज रिवाइज कर रखी है उनका बैक ऑफ द माइंड रिवीजन होता रहे। ठीक है, जिनकी नहीं हो रखी कोई बात नहीं, इस चैप्टर की नहीं हुई तो अगले में आपको कुछ टर्म्स याद आएंगी, तो वो मेरा ऐसा प्रैक्टिस है, मैं ऐसे ही करता हूँ, तो आपको बेनिफिट होगा उससे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो आजादी से घूम ले रहे हैं। तो आप बोलो मैं एटम्स की जगह या सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्टॉक कर रहा हूँ कि ये सिल्वर है, ये मेरे पास कोई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल है जनरली, अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आराम से घूम पा रहे हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे फ्रीली, अब अगर मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ बाहर से, हाईली पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अपोजिट चार्जेस। तो जैसे जैसे आप इसको पास में लाओगे तो ये क्या करेगा? it will be attracted towards the electron and electrons will be attracted towards this positive charge। तो बाद में क्या होगा? पहले तो ऐसे ही थे, थोड़ी देर बाद देखोगे तो ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसकी साइड इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्री थे, फ्री टू मूव थे, फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल, तो अंदर अंदर ये एक एटम से दूसरे एटम के पास जा सकते थे। तो देखो ये सारे के सारे ना लेफ्ट साइड में इकट्ठे होने लगेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, इंडक्शन हो गया, है ना, कि बाहर के किसी चार्ज की प्रेजेंस की वजह से ये इधर मूव करके, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स था।
अब आप इसको फील करो, जो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको ऐसे फील करो कि दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, इसी को टर्म दिया जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि बादल बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं, जो भी चीजें ऐसे स्कैटर्ड होती है ना, उनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन के आसपास कोई क्लाउड नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बिखरे बिखरे रहे तो उसको एक टर्म दिया जाता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कहीं कहीं आपको दिखा मिलेगा ये। अब देखो, अब इसने क्या किया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड गोट रीअरेंज्ड ना, क्या हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और इससे अपोजिट अगर क्या किया होता मैंने, मान लो मैं ये नेगेटिव चार्ज लाता बाहर से, तो फिर क्या होता, दे वुड हैव रिपेल्ड, है ना, रिपेल हो गए होते। तो ये क्या करता, इस पे इधर फोर्स लगता और इन पे इधर लगता, तो ये लेफ्ट साइड में इकट्ठे हो जाते। सिंपल अट्रैक्शन रिपल्सन है भाई, जो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उसी का मैनिफेस्टेशन है, वही आपको होता हुआ दिख रहा है अब। तो ऐसा हो जाता। तो दिस इज ऑल्सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इतना समझ आ गया। अब देखो बाहर के चार्ज की वजह से ऐसा होगा। अब इसके बेसिस पे आपको चार्जिंग के मेथड बताऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स याद करो 11th का, कि 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्या, हाँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन रेडिएशन एंड रेडिएशन। ध्यान से सुनते रहो, फायदा होता रहेगा। कंडक्शन का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफर है तो उनका संपर्क में आना जरूरी है, दे हैव टू बी इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या हो गया, कॉन्टेक्ट में तो रहेगा बट जनरली लिक्विड्स के लिए होता है कि लिक्विड ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा और हीट ट्रांसफर होता रहेगा, दैट इज कन्वेक्शन। और रेडिएशन क्या होता है कि कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे सूरज और हमारे बीच में वैक्यूम भी है, स्पेस भी है, एयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, सब है, लेकिन सूर्य की रेडिएशन हमारे तक आ जाती है, तो दैट इज द रेडिएटिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसी तरीके से जो पहला यहाँ पे भी कंडक्शन है ना, मेथड चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन बाय कंडक्शन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फिजिकली टच कराना पड़ेगा। अब देखो, सपोज करो मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज रोड है, ये वही रोड है, जैसे हमने स्केल नहीं किया था, ऐसे चार्ज कर लिया था, तो ये मेरे पास चार्ज किया हुआ स्केल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी स्फेरिकल बॉडी के पास लाता हूँ इसको और ऐसे टच करा लूँ, चार्ज था इस पे, जब इसको टच कराया तो वो इसका चार्ज है इस पे आ गया थोड़ा सा, तो दैट इज कॉल्ड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपने टच कराया और टच कराने के बाद चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका चार्ज इस पे आ गया, तो दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्यों कंडक्शन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिजिकली टच हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो दैट इज कंडक्शन। अब अगर देखो दो केस हो सकते हैं, ये अगर इंसुलेटर होता जिसको आपने चार्ज किया, वो प्लास्टिक का होता, रबर का होता, इस तरीके की चीजों का होता, तो जहां आपने टच किया खाली वहीं पे चार्ज जाता थोड़ा सा, बट वो फ्री टू मूव नहीं होता, थोड़ी सी जगह चार्ज हो गई और रह गया। और अगर वही कंडक्टर होता तो कंडक्टर में क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन्स थे वो, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, अब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर ये मेटल होता या कंडक्टर होता तो उसमें फ्रीली मूव कर सकते थे, तो ये ऐसा हो जाता कि दे वुड हैव रिपेल्ड ईच अदर, ये सारे दूर दूर भाग लेते, बोलते अरे भागो भागो, अभी इसको दूर जाना होता। क्यों, क्योंकि दे वुड हैव रिपेल्ड ईच अदर। फिजिक्स के नजरिए से बात करें तो रिपेल इसलिए करते हैं क्योंकि दिस इज द स्टेट दैट इज मोस्ट क्लोज टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा कि जितना दूर जा सकते हैं चार्ज उतना दूर जाएंगे और फिर रुक जाएंगे, तो यही पॉसिबल है। तो ये था बच्चों, दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड है। इसका अगला चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन वही है जो मैं आपको ये दिखा रहा था, ये इंडक्शन ही है, यहाँ पे फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं आया, देखो दूर है, टच तो हुए नहीं है, बट फिर भी ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज, इधर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था या फिर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्टर्ब हो गए। पॉजिटिव आया तो इधर अट्रैक्ट हो गए, तो इधर इकट्ठे हो गए लेफ्ट साइड में, और जब नेगेटिव आया तो दूर दूर भाग गए उससे। तो दिस इज नथिंग बट चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी यहाँ तो टेम्परेरी है, यहाँ इस केस में देखो जो ये दिख रहा है ना पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस की वजह से, यस सर। देखो
ये जहाँ पे इरेजर घुमा रहा हूं मैं, तो ये वाला केस देखो, इस केस में तो ये टेम्परेरी है बच्चों। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को हटा लूंगा ये फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे ये फर्स्ट केस था, इधर इधर था जो, है ना, ये वाला केस जो था, ऐसा ही फिर से हो जाएगा। जैसे ही मैं इस चार्ज को हटाऊंगा तो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये रिडिस्ट्रीब्यूशन परमानेंट रह जाए, तो बस वही मैं करूंगा और वही मेथड कहलाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेम वही चीज मानो कि दिस इज द, ये दो हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं बाहर से क्या करता हूं, एक नेगेटिव चार्ज लेके आया स्टेप टू में नेगेटिव चार्ज लेके आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ बच्चों की ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर बी की तरफ आ गए। अब ए और बी यहाँ पे टच कर रहे हैं, कंडक्टर्स हैं और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके इधर आ सकते हैं। तो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर के इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए और रिपेल होने की वजह से इधर से ट्रांसफर होकर इधर आ गए, तो नेगेटिव 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 चार्ज इधर आ गया पूरा। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से बोल सकते हैं कि या तो वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा हो गया। अब देखो जब तक ये बाहर था, अभी इसको टच नहीं कराया मैंने, ये जो बाहर से नेगेटिव चार्ज आया ये टच नहीं कर रहा इधर, ये दूर ही है, और उसके प्रेजेंस की वजह से ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेगेटिव चार्ज इससे दूर भाग गया क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, और पॉजिटिव इसकी तरफ आ गया बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेरी है, अभी भी टेम्परेरी है। बट मैं इसको हटाए बिना, ये तो यही रखा नेगेटिव चार्ज और बी को हटा के ले गया दूर, तो फिर क्या हुआ बच्चों कि जो बी पे चार्ज था नेगेटिव, वो अब उसके पास मूव करने का तरीका नहीं है क्योंकि भाई आपने यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया, वो वापस तो जा नहीं सकता ए पे। तो वो जो नेगेटिव चार्ज था यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आए थे, दे रीडिस्ट्रीब्यूट, है ना, फिर वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से ऐसे रिपेल हो जाएंगे और फिर बी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बी जो था ऑब्जेक्ट बी, उस पे इवनली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। और ए जो है, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ए वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, जब ये अट्रैक्टेड रहेगा तब तक ये इसके पास है। जैसे ही ये इसको हटा के ले गए, जैसे मान लो अब इसके पास से उस नेगेटिव चार्ज को भी मैंने हटा दिया, तो हटाया तो फिर ये पॉजिटिव वाला भी इवनली रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यों? पहली प्रॉपर्टी तो देखो यहाँ पे यूज हुई कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दूसरी यूज हुई कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हुई वो भी वही हुई कि सेम चार्ज रिपेल। तो जैसे आपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को हटाया, यानी बाहर से जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज रखा था, जैसे आपने उसको हटा दिया तो ये वाले रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यही तरीका था कि चार्ज करना था दो ऑब्जेक्ट को, इसको नेगेटिवली चार्ज कर लिया, इसको पॉजिटिवली, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज, बाहर से आने वाले किसी चार्ज की वजह से आपने रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड, है ना, कि किसी के प्रभाव में आके, तो बाहर वाले चार्ज के प्रभाव में आके इसने ये रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाया। ओके, और थर्ड थिंग है, ये हमने पहले बताया था कि सिल्क क्लॉथ और एम्बर, ये बताया था कि नहीं? अरे कितने बच्चे हो मेरे साथ में? एंशिएंट ग्रीस के अंदर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा ना उन्होंने, या देखा होगा कि सिल्क के कपड़े को जब रब किया था एम्बर के साथ, एम्बर वाज अ रेजिन, है ना, रेजिन था, रेजिन, एम्बर के साथ रब किया तो उन्होंने देखा कि सिल्क के कपड़े पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया जी, और एम्बर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने रब करके तो ये किया था ना, जैसे हम लोगों ने पेन को रब किया तो हमारे पेन पे पॉजिटिव, बालों पे नेगेटिव, स्केल को रब करेंगे तो स्केल पे पॉजिटिव, बालों पे नेगेटिव। तो ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये भी एक तरीका हो सकता है चार्जिंग का। तो किन्हीं भी दो सरफेसेस को या ऑब्जेक्ट्स को रब करोगे तो उनके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एटम्स में, वो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे पे, है ना। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, किससे? दूसरे वाले से। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बी है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो बी ने क्या किया, जब ए और बी को रब किया गया तो ए के जो इलेक्ट्रॉन्स थे सरफेस पे उनको खींच लिया अपनी तरफ, तो बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ए पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरीके को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि दोनों को एक दूसरे से रगड़ा तो ऐसे चार्ज। अब यही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, तब आप रिवाइज करोगे तब आपके ये काम आएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। कोई नाराज नहीं होगा कि सर ये नहीं बता रहे, सर बच्चे यही बता रहे हैं, बट ये आपको तब काम आएगा तब आप रिवाइज कर रहे होगे। Yes, तो sir. थर्ड वन आ गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
अब इसके अलावा 3 तरीके और हैं हमारे पास। पहला है थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा फील्ड एमिशन। अब देखो चार्ज करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए अब तक हमने देखा कि वी हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट दीज इलेक्ट्रॉन्स, हमने इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब मैं कुछ ऐसे तरीका करूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जेक्ट को छोड़ के ही भाग जाए, है ना, ऑब्जेक्ट को छोड़ के निकल जाए, तो भी तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। भाई मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी थे इसके साथ साथ, तो इनिशियली तो ये न्यूट्रल था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको इतना हीट कर दिया, नीचे से हीट दी इसको, और हीट देने की वजह से क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एनर्जी मिल गई, और वो इस मेटल के या फिर इस ऑब्जेक्ट के सरफेस को छोड़कर चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ड्यू टू द, जो उसको एनर्जी मिली हीट की वजह से, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़कर निकल गए। तो अब सरफेस क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बाहर चले गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इस पे चार्ज इंड्यूस हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और उस चार्ज को बोला गया क्या, थर्मियोनिक एमिशन, कि विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। तो थर्मियोनिक से पता चल रहा है ना, थर्मल एनर्जी। तो व्हेन मेटल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर्स, तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल जाएंगे। अब देखो इसमें स्पेशली यूज किया गया मेटल शब्द का। मेटल इसलिए यूज किया, मैंने आपको बताया था ना अभी कि मेटेलिक सरफेस में जब ये बता रहा था गुड कंडक्टर्स, तो ये सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम सारे के सारे क्या मेटल्स ही तो हैं, इसलिए इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू देयर एटम। बाहर का जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर सो लूजली बाउंड कि दे आर वेरी इजी टू इजेक्ट, उनको बहुत इजीली बाहर किक किया जा सकता है, इजेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मेटल्स में ये जो फिनोमिना है दैट इज मोर प्रेवलेंट, ज्यादा आमतौर पे पाया जाएगा, बट किसी भी ऑब्जेक्ट में करा तो जा सकता है। हीट इतनी दे दो कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल जाए एटम को छोड़ने की। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि इफ वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ हीट देन इट इज कॉल्ड एज थर्मियोनिक एमिशन। अगर वही हम फोटोनिक एनर्जी से, यानी कि फोटोन्स को इस पे प्रोजेक्ट करके करें, तो फिर उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे लाइट गिरती है, लाइट गिरेगी तो लाइट गिरने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज रहा, और जो अंदर बच गया वो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज। तो दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यार, और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट गिर रही है, ऐसा मत सोचना कि दिस इज विजिबल लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है बताओ बच्चों, न्यू लैम्डा, है ना, कि कोई भी रेडिएशन हो सकती है उसको बोलते हैं लाइट। अब ऐसा ये कहाँ पे होता है, आपने देखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम क्या क्या कहाँ पे देखते हैं इस चीज को, बताओ कोई बच्चा। सोलर सेल नाम सुना है? यस सर। सोलर सेल, सोलर एनर्जी, Yes, sir. यस सर। है ना बच्चों। तो ये जो सोलर सेल, सोलर एनर्जी है, ये वाला म्यूट कर लो बच्चे जो विस्पर कर रहे हो। तो जो सोलर सेल और सोलर एनर्जी है, ये क्या है, इसके बिहाइंड जो कंसेप्ट काम करता है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आप लास्ट में जो चैप्टर्स आएंगे हमारे सेमीकंडक्टर्स वाले 12th में, उसमें बहुत डिटेल में कवर होगा ये, इसके सारे के सारे ये सारे, ठीक है। ओके, enjoy plants metazone। बच्चे म्यूट कर लो, किसकी आवाज आ रही है? विशाल, विशाल, आई थिंक विशाल आप म्यूटेड नहीं हो बच्चे। ठीक है, अब देखो फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होगा कि अगर फर्स्ट केस में आपने क्या किया कि थर्मल एनर्जी से एमिशन करा लिया, सेकंड में आपने क्या किया फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी से एमिशन करा लिया, और थर्ड वन क्या है, फील्ड एमिशन। ठीक है, अब दिया इलाज भाई हमने, कोई बात नहीं। तो फील्ड एमिशन जो है
फील्ड एमिशन के में क्या होगा कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से आने वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा नहीं है तो ये तब समझ आएगा, पर एक बार ये देख लेंगे। तो ये समझो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम चार्ज, कोई अगर बहुत ही भयंकर या बहुत ही हैवी मैग्नीट्यूड का चार्ज बाहर से आ जाए तो उसके प्रेजेंस से भी आप इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट थिंग इज नोन एज फील्ड एमिशन। तो हमने क्या किया, पहला थर्मियोनिक एमिशन यानी थर्मल एनर्जी, दूसरा फोटोनिक एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से। तो तीन तरीके ये हो गए। फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि मेरे पास चार्ज था, मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच किया तो वो चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक है जी। सेकंड वन था कि यहाँ पे इंडक्शन, कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी चार्ज के बाहर के प्रेजेंस की वजह से उसकी प्रेजेंस भर से, यानी टच नहीं हुआ फिजिकली बट उसके होने की वजह से ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उस रिडिस्ट्रीब्यूशन को मैंने यूटिलाइज कर लिया ऐसे ऑब्जेक्ट को अलग करके। तो दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में आए तो ऐसे लिख देना बोर्ड वाले में, अदरवाइज क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे इसके बेसिस पे जो पढ़ाया अभी। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी कि रब किया, जो वेरी फर्स्ट कंसेप्ट था, जैसा एंशिएंट ग्रीस में डिस्कवर हुआ था कि दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो भी उनमें चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके अलावा चौथा है थर्मियोनिक, हीट की मदद से। पांचवा फोटोनिक यानी कि फोटोन्स की मदद से, लाइट एनर्जी की मदद से। और फील्ड एमिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 6 मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। कितने बच्चों को ये समझ आए, हैंड रेज करना। ठीक है, जिनको डाउट है वो डाउट पूछो बच्चे, बाकी सब लोग हाथ नीचे कर लो। जिनको अभी डाउट है या कुछ इनमें से कुछ समझ नहीं आया तो वो हैंड रेज रखो, एक एक करके सबके डाउट बता देते। पार्टिसिपेट करो भाई। 22 बंदे थे जिनको समझ आया, 26 थे सॉरी, तो बच गए हमारे पास 5-6 लोग तो ऐसे हैं ना जिनको सब कुछ समझ नहीं आया। हाँ दीक्षा पूछो बच्चे। एक सेकंड रुको, अभी आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे अपने आप को, मैं रुको करता हूँ। हाँ अब बताओ। सर वो आपने फॉर्मूला नहीं कराया, m इज इक्वल टू m नोड वाला, वो नहीं आया हमारा क्वेश्चन। नहीं नहीं उसको भूल जाओ, वो तो था ही नहीं, सिलेबस का नहीं था वो, मैं बता रहा था रिलेशन में है, उसको छोड़ दो। उसको ये था कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं मोटा मोटा उसका क्या इफेक्ट था। मान लो ये फोन है, इसका वेट 200 ग्राम्स मान लो है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ तो इसका वेट 201 202 ग्राम ऐसे होता जाएगा, जितना तेज करूंगा उतना वेट बढ़ता जाएगा। तो दैट इज ऑब्जर्व्ड इन जो ये होती है ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ऐसा पाया गया कि ऐसा होता है। कब होता है? जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की इतनी तेज रफ्तार पे मूव करता है तो उसका ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो हमारा नहीं है। बस मैंने आपको बताया था कि रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब क्या है, कि चार्ज चाहे रेस्ट पे हो या चार्ज किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या फिर चार्ज वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही क्यों ना मूव कर रहा हो, तब भी उस पे चार्ज जो है वो 1 कूलम था तो 1 ही रहेगा, बढ़ेगा ना घटेगा। दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, और बच्चों आओ, कौन बच गया डाउट्स? अनुपमा हाँ। सर जो आपने एक फर्स्ट मेथड बताया चार्जिंग बाय कंडक्शन, और जो लास्ट बताया आपने फील्ड एमिशन, वो फिर से समझा दो सर। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में तो ऐसा था कि मेरे पास पहले से ही कोई चार्ज ऑब्जेक्ट था। जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे बाल हैं, ठीक है, ये पेन है मेरे पास, मैंने बालों में रब कर लिया। तो देखो हमने ऑब्जर्व किया होगा, जिन बच्चों ने देखा होगा, मैं करके दिखा देता हूँ यार, रुको पेपर से। तो देखो चार्ज का प्रेजेंस तो हमें पता ही चल जाता है बहुत सारी चीजों से कि चार्ज हो गया ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं उस चार्ज को डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसफर कर दे रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कि आपके पास चार्ज तो पहले से ही था, आपने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया तो एक ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज था वो दूसरे पे ट्रांसफर हो गया। जैसे मान लो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए पेपर के बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई विल ट्राई टू फाइंड अ स्केल, अभी जो मेरे पास नहीं है शायद, एक सेकंड, फेंक दिया। देखो ये पेन है, इसको मैं रब करूंगा अच्छे से, और फिर देखो इसने क्या किया, देखो पेपर क्लिप्स इस पे आ गई, देखो आ गए ना कागज के टुकड़े। तो ये जब ऐसा आप घर पे करोगे तो आपको भी फील होगा ये हो रहा है। तो ये जो चार्जिंग थी, मान लो अब मैंने इसको रब किया, ये चार्ज हो गया, और मैंने किसी और ऑब्जेक्ट को टच कर दिया तो ऐसे, तो जो इस पे चार्ज था वो इस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो गया। दैट इज बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से जो ट्रांसफर होता है चार्ज, उसको बोलते हैं
चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मैंने चार्ज किसको किया, इस फ्लैट सरफेस को, किसकी मदद से, ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट की मदद से। तो ये चार्ज तो ये हुआ, तो इसके लिए मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। और फील्ड एमिशन होता है कि बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऑब्जेक्ट से किक आउट किया जा सके, तो दैट इज कॉल्ड एज फील्ड एमिशन। अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ जाएगा तो उसके प्रेजेंस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है, ये उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपको ये समझ आ गया कि थर्मियोनिक एमिशन मतलब कि हीट दोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने हीट देखी है, आपने हीट एनर्जी गर्म करती हुई चीजों को देखा है, तो उससे पता चल गया। लाइट गिरते हुए भी देखिए तो लाइट से किक आउट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ऐसा पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर किक आउट कर सकते हो। और जब इलेक्ट्रॉन एक सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी मेथड ऑफ चार्जिंग हो सकता है। ओके, हरीश। तन्वी। सर चार्जिंग बाय इंडक्शन रिपीट कर दो। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। देखो ये वाला समझ आया था, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज था तो ये नेगेटिव वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये बात समझ आई थी? यस सर। आ गई थी ना। तो इसी में अगर मान लो मैं क्या करता हूँ भाई, इधर इधर नेगेटिव इधर आ गए, तो ये पॉजिटिव हो गया ना, इधर वाला, ये वाले एटम्स थे तो पॉजिटिव चार्ज में आ गए ना। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट इधर टच कराता हूँ, और टच कराने से क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, और नेगेटिव इधर आ गया, तो ये ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, जो टच कराया था, फिर इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। तो सेपरेट होने के बाद क्या होगा, सेपरेट होने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा कि नेगेटिव इस पे है और पॉजिटिव जो चार्ज है वो इधर रहेगा। हो गया, क्योंकि अब जब ये टच कर रहे थे तो ट्रांसफर करने का चांस था, बट जब आपने अलग अलग कर लिया तो अब पॉजिटिव वाला इधर आइसोलेट हो गया, इधर जा नहीं सकता, और नेगेटिव वाला इधर। अब मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटा दिया तो फिर ये फिर से इलेक्ट्रॉन से यहाँ से थोड़े ऐसे कम कम हो जाएंगे और इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव वाले भी इवनली हो गए। तो आपने क्या किया, बाय प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज, जो यहाँ पे पॉजिटिव था, उसकी मदद से बिना टच किए, यहाँ टच नहीं किया, बिना टच किए आपने क्या कर लिया, एक पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर लिया, एक पे पॉजिटिव प्रोड्यूस कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। और कौन बच गया, दीक्षा। सर आपने कल नोट्स की पीडीएफ भेजी थी, तो सर उसमें एक क्वेश्चन था, वो सर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन वन कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। सर वो कैसे करना था, मतलब समझ नहीं आया थोड़ा। कराएंगे ना अभी, उसको आप डिवाइड कर लो। सर किससे, लेकिन 1 कूलम से, 1 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा ना? और क्या, ऐसे ही तो होगा। यस सर। ट्राई करना, हो जाएगा। यस। क्वेश्चन कराऊंगा सारे जो पीडीएफ में। हरीश बेटा पूछो, हरीश शर्मा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आया समझ सबको? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, देखो डिस्टर्ब करने के लिए अगर कोई बच्चा, ऐसे बुरा नहीं मानना, बट कोई अगर बच्चा डिस्टर्ब करने के लिए आएगा तो जितना पोलाइट मैं आप सबके लिए हूँ, उससे खतरनाक मैं उसके लिए हो जाऊंगा ना, तो दिक्कत मत लेना। अभी आप लोग तो वैसे समझदार बच्चे हो, इधर तो होगा नहीं, बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ कुछ बैचेस में ऐसा ऑब्जर्व किया टीचर्स ने कि बच्चे ना डेलिबरेटली, कोई तो गाली देने लग गया था, एक बच्चा था या पता नहीं कोई था उसका रिलेशन में। तो अगर वो मोटो है तो यार उसके लिए तो बहुत सारी जगह है ना, यहाँ तो पढ़ने के लिए हम आते हैं, तो चिल हो गए, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, यही चलेगा। बट आप लोग तो फिल्टर्ड हो, आप सब तो पढ़ने वाले ही हो, तो इधर ऐसा होगा नहीं, मुझे उम्मीद है। और ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास तो तरीके तो बहुत है, जहाँ से आपका नंबर आया, जहाँ से आपको हम आप तक जुड़े, उसी तरीके से आपको दिक्कत भी पहुंचाई जा सकती है, तो वो भी है। बट हम ऐसा करना क्यों चाहेंगे यार, टीचर तो ऐसा बंदा होता है कि ठीक है भाई सब लोग आ जाओ, तुम भी आ जाओ और बच्चे भी आ जाओ, कोई बात नहीं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी आ जाओ, पढ़ लो तुम लोग। तो वही हमारा मोटो है कि तुम्हारा कुछ भला हो जाए और हम किसी का भला कर पाए, तो वही है। तो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखेंगे हर चीज का। तो अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि मैं एक बच्चे को बोल रहा था ना, बेटा म्यूट कर लो, तो शायद वो सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं किया। बट अगर ऐसा डेलिबरेटली कोई, मुझे पता नहीं चल रहा था, मुझे लगा यार क्या बोल रहा है ये, तो ऐसा पिछले बार क्या होता, बैचेस में गाली देने लग गए थे बच्चे, ऐसा गाली दिया, जो फैकल्टी थे उनको समझ नहीं आया, उसने हिमाचली में कुछ गाली दे रही थी,
दे दी थी, तो और बच्चे ऑफेंड हो गए, बाद में पता चला तो फिर एक्शन भी लिया गया उनके खिलाफ। तो ऐसा ना हो तो अच्छा है, उम्मीद है नहीं होगा। ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इस पे। पहला क्वेश्चन है, पढ़ो सब लोग एक बार, इसको एक बार रीडिंग करो। देखो 5 स्टायरोफोम बॉल्स, स्टायरोफोम मतलब ऐसा समझ लो कि थर्मोकोल की बॉल है, ठीक है। ए बी सी डी एंड ई, 5 हो गए, एक को ए बोला, दूसरे को बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। दे आर यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। अब सेवरल एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड ऑन द बॉल्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उनके ऑब्जर्वेशन क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन, बॉल ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी। तो यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो ना आप, क्या, कि बॉल ए रिपेल कर रहा है सी को, यानी कि ए एंड सी हैव सेम चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ए अट्रैक्ट्स बी, यानी कि जो चार्ज ए पे है उसके अपोजिट वाला चार्ज बी पे है, ये कंक्लूजन। तो 2 कंक्लूजन यहां से आ गए। और तीसरा ये भी आ गया कि सी और बी पे अपोजिट चार्जेस हैं। 3 कंक्लूजन आ गए पहले स्टेटमेंट से। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, डी जो है वो बी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। तो डी और बी पे अपोजिट चार्ज, एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, डी का जो इफेक्ट ई पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो ई का मतलब क्या हो गया कि जब डी अट्रैक्ट कर रहा है बी को, इसका मतलब ई न्यूट्रल है, ई पे 0 चार्ज है ना। तो ये हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा ना रिपेल कर रहा, मतलब 0 चार्ज है। तो यहां से ये कंक्लूजन आए। थर्ड देखो, अ नेगेटिवली चार्ज रोड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई, एक नेगेटिवली चार्ज रोड जो है वो ए को भी अट्रैक्ट कर रही है और बी ई को भी अट्रैक्ट कर रही है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टायरोफोम बॉल इज वेरी सेंसिटिव टू चार्ज इंडक्शन। अब देखो ये वाली सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, कि एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टायरोफोम बॉल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब कि जिसपे 0 चार्ज है, वो चार्ज इंडक्शन के प्रति काफी सेंसिटिव है, यानी उस पर बाहर से चार्ज इंड्यूस इजीली किया जा सकता है। इंड्यूस का मतलब क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज, बाहर से किसी एक्सटर्नल चार्ज की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली डिस्टर्ब किया जा सकता है। जैसे यहाँ है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो गया, तो पॉजिटिव इस पे इनिशियली तो न्यूट्रल थी ना, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज इसका क्या हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव, तो इस पे चार्ज इंडक्शन हो गया। तो स्टायरोफोम बॉल में भी ऐसा आपको मिलेगा। अब देखो इनके बेसिस पे आप मुझे बताओ, कुछ बच्चे बी 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 ऑप्शन दे रहे हैं, देखते हैं। देखो भाई 5 स्टायरोफोम बॉल्स थे, ए बी सी एंड डी। तो हम लोग इधर भी टेबल ही बना लेते हैं अपनी खुद की टेबल, कि ए रिपेल्स सी। तो मान लो ए पे चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, एग्जांपल मान ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ए पे पॉजिटिव है, तो सी को रिपेल कर रहा है तो सी पे भी आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ए जो है सी को रिपेल कर रहा है, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एंड अट्रैक्ट्स बी, तो बी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, ए और बी जब आपस में अट्रैक्ट करेंगे व्हेन दे हैव अपोजिट चार्ज, तो मैंने ए पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अज्यूम कर लिया है, तो सी पे भी पॉजिटिव आएगा उस हिसाब से और बी पे नेगेटिव आएगा। फिर जाते हैं, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, जो डी है वो बी को अट्रैक्ट करता है, यानी क्योंकि जो डी पे जो चार्ज है वो बी के अपोजिट रहेगा, तभी अट्रैक्ट करेगा। हैज नो इफेक्ट ऑन ई, बी का जो इफेक्ट है वो ई पे कुछ भी नहीं है। बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड डी का इफेक्ट ई पे कुछ नहीं है, यानी डी जो है वो ई पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। तो अगर ये नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, पॉजिटिव होता तो रिपेल करता। तो ई क्या हो गया फिर, अभी के लिए मान लेते हैं कि 0 है, नो चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो एक ये हो सकता है, बट अभी हमारे पास थर्ड केस भी बचा है। A negatively charged rod attracts both A and E. अब नेगेटिवली चार्ज रोड है, नेगेटिवली चार्ज रोड का मतलब क्या है, कोई रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्या कर रही है, नेगेटिवली चार्ज रोड अट्रैक्ट्स, क्या लिखा हुआ है भाई, एक सेकंड,
अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई, ए और ई को अट्रैक्ट कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज है वो ए और ई को अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या कि ए पे पॉजिटिव होना चाहिए तभी अट्रैक्ट करेगा, और ई पे 0 है तब ये इसको अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, देखते हैं भाई। अभी हमारा असम्पशन था उसके हिसाब से तो ऐसा होना था, बट ये 0 चार्ज को भी अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। तो इसने क्वेश्चन में लिख दिया कि एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉल इज इलेक्ट्रिक ये वेरी सेंसिटिव टू चार्ज इंडक्शन। तो देखो बच्चों, ई जो है बॉल ई, उसको बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टाइरोफॉर्म की बॉल। अब ये नेगेटिव चार्ज आया, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो जाएगा कि इसके इलेक्ट्रॉन दूर चले गए और इधर पॉजिटिव आ गया। तो इस इलेक्ट्रिकल रॉड की वजह से जो है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोबारा से। तो अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये क्या कर रहा है, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट पॉजिटिव चार्ज इसके पास में है और ये दूर है, तो जो नजदीक वाली चीज है उसको अट्रैक्ट करेगा ज्यादा मैग्नीट्यूड से, जबकि दूर वाली के कंपैरिजन में। अभी ये बात होल्ड पे रखते हैं क्योंकि अगला जो कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है ना। कल आपको कूलम्स लॉ वो पढ़ाऊंगा मैं, उसके बेसिस पे जो ये आएगा कि ये अट्रैक्शन जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। तो अभी के लिए ये मान लो, तो ये मान सकते हैं कि या तो 0 चार्ज होगा या पॉजिटिव, बट पॉजिटिव हो नहीं सकता क्योंकि डी के साथ फिर रिपल्शन होना था, और डी के साथ रिपल्शन नहीं हो रहा क्योंकि डी इसको इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0। अब देखो, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, और ये तो ऑप्शन बी। जितने बच्चों ने ऑप्शन बी दिया ना इसका आंसर, उन सब का आंसर सही है, और मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर बी दिया भी है। ठीक है, तो अब देखो आंसर तो आपका बच्चों ये थर्ड के बिना ही आ गया था। थर्ड पे तो हम बहुत बाद में आए थे, हमने एजम्पशन ये कंक्लूजन तो पहले ही कर लिया था, तो ये तो थर्ड के बिना ही आ गया था। बट जो थर्ड सेंटेंस में ऐसी क्या खास बात है, उस बात पे हम लौटेंगे कल कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, फिर ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉ करूंगा, फिर कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी समझ में आने लगेगा, कूलम्स लॉ का भी, और ये ऐसा क्यों हुआ ये भी। ठीक है, तो अभी तक किसी को डाउट है वो रुक सकते हैं, अदरवाइज अगली क्लास में जाओ बच्चों।